अब अगर हम इन दोनों ट्रेंड्स को खोल कर देखें, इनको अगर तजर्बागाह में रख के थोड़ा सा इनका पेट फाड़ के अंदर के मामलात को देखा जाए जैसे स्टूडेंट करते हैं, तो फिर हमें दो तीन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि ये कोई ट्रेंड चला रहा है। अब सवाल ये है कि ट्रेंड चला कौन सकता है? ज़ाहिर ये दोनों ट्रेंड्स पीटीआई के अलावा कोई नहीं चला सकता, क्योंकि पीटीआई के पास वर्क फोर्स भी है, पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और सेकेंडली ये जो ट्रेंड्स है ये उनकी फ़िलासफ़ी, जो ताज़ा तीन फ़िलासफ़ी है, उसको सपोर्ट भी करते हैं। बल्कि असद उमर साहब ने कल जो फरमाया था वो बड़ा अलार्मिंग है। उन्होंने कहा था न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आती। एग्जैक्ट उनके अल्फाज क्या थे वो आप सुन लें, उससे फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ट्रेंड कौन चला रहा है और क्यों चलाए जा रहे हैं। अच्छा जी, जो जहां तक न्यूट्रलिटी की बात है, मैं तफसील से पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं। इस वक्त हमें आसार न्यूट्रलिटी के नजर नहीं आ रहे, और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी बुनियाद क्या है, क्यों मैं ये कह रहा हूं, और जहां पे कुछ फर्क बेहतरी नजर आई है मैं वो भी बता देता हूं। हमें मीडिया से जरूर ये खबर आई है, चैनल्स हमें बताते हैं कि पहले जिस किस्म की बंदिश थी और जिस किस्म का दबाव था तहरीक इंसाफ की कवरेज पे, इमरान खान की तकरीरों के ऊपर, उसके अंदर कमी जरूर महसूस की गई है। और लेकिन हमारे जो ग्राउंड पे लोग हैं, हमारे एमपीए, हमारे एमएनए, और ये तहरीक इंसाफ के पंजाब के भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी, वो कह रहे हैं कि अभी भी राब्ते हो रहे हैं, अभी भी उनसे कहा जा रहा है कि आपका मुस्तकबिल जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो शायद बहुत रोशन ना हो, आपको दोबारा ख्याल करना चाहिए, आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। तो जैसे फवाद चौधरी ने कहा था आज से 2-3 दिन पहले कि 50% कोई इंप्रूवमेंट है, तो शायद कुछ एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट हो, लेकिन मजमूई तौर पर हमें इंप्रूवमेंट नहीं नजर आता। अब इसके अंदर जो कुछ कहा जा रहा है वो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इस ट्रेंड के पीछे डेफिनेटली पीटीआई हो सकती है और इमरान खान साहब ही हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब और पीटीआई को पिछले एक हफ्ते से, बल्कि जब से पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी और उसके बाद वफाक से इनके इस्तीफ़े कबूल हुए, उसके बाद से इनको मसलसल ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ न्यूट्रल बिहेवियर नहीं है। अब क्यों नहीं है इसकी तरफ तो मैं डेफिनेटली आऊँगा, लेकिन अब हमने ये भी डिस्कस करना है कि इन ट्रेंड्स का नतीजा क्या निकलेगा। तो नतीजे पर जाने से पहले ज़रा ये कि इमरान खान साहब को न्यूट्रलिटी नज़र क्यों नहीं आ रही। अब सवाल ये है कि पंजाब असम्बली आपने खुद तोड़ी, क्या फ़ौज को आगे बढ़ के इस असम्बली को बचाना चाहिए था? या जब आप तोड़ रहे थे तो क्या पूरी फ़ौज को हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हो जाना था, ज़मान पार्क के सामने, आपके घर के सामने हाथ बांध के आपसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि खुदारा पंजाब असम्बली ना तोड़ें? इसी तरह जब आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ रहे थे तो क्या पूरे पाकिस्तान को हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हो जाना चाहिए, तो कहना चाहिए था हुजूर सिंध खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली न तोड़ना? और इसी तरह जब आप वफाकी असम्बली से इस्तीफ़े दे रहे थे तो क्या पूरी कौम को, सारी इस्टेब्लिशमेंट को, सारे सियासतदानों को हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हो जाना चाहिए था? ये तीनों फैसले आपने खुद किए हैं। पंजाब असम्बली को टूटने से बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स हुई, हर लेवल पे कोशिश की गई, इवन सदर साहब को भी इन्वॉल्व किया गया, सदर साहब ने भी आपको मशवरा दिया, फिर आपके अपने साथी जो हैं उनको भी बताया गया, उन्होंने भी आपको मशवरा दिया, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बार बार कहा गया, बार बार भेजा गया, ये बार बार जाके इमरान खान से बात करते रहे, लेकिन आपने नहीं सुना। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अपने एमपीएस ने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा असम्बलियाँ ना तोड़िएगा। फिर आपके अपने एमपीएस ने कहा कि हजूर असम्बलियाँ ना तोड़िएगा, हम सड़कों पे जलील हो जाएं। तो जब सब ने आपसे कहा, सब ने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने नहीं माना और आपने कहा नहीं, मेरी ज़िद है, जो मैंने कह दिया है वो होकर रहेगा, खान अपने लफ्ज़ों पे कायम रहता है, तो आपने कर दिया। उसके बाद जब खैबर पख्तूनख्वा की बारी आई तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने आपसे कहा, उसकी कैबिनेट ने आपसे कहा, आपके जो पुराने दोस्त अहबाब हैं उन्होंने कहा, आपको ब्यूरोक्रेट से रोका कि कोई एक ठिकाना तो अपना रहने दे, लेकिन आप नहीं माने। और इसके बाद जब आपको अचानक महसूस हुआ कि ये तो गलती हो गई है, तो मुझे अब वफाकी असम्बली में वापस जाना चाहिए, कौमी असम्बली में वापस जाना चाहिए, और उसके बाद ज़ाहिर स्पीकर साहब ने आपके इस्तीफ़े कबूल करना शुरू कर दिए, क्योंकि अगर स्पीकर इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे थे तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि सारी पीडीएम ये चाहती थी कि आप दोनों सूबों की असम्बलियाँ ना तोड़ें। लेकिन जब आप अपना धमाका कर चुके थे, आप अपना आइटम बम चला चुके थे, तो उसके बाद ज़ाहिर फिर स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े आपके कबूल क्यों ना करता, क्योंकि आपने जो करना था कर दिया ना, आपने जो ठुड्डा मारना था मार दिया आपने। उसके बाद अगर आप दुश्मनों से ये तवक्को करते हैं कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल इस्तीफ़े कबूल कर लिया गया और उसके बाद कौमी असम्बली से भी आप निकल गए। अब इस दौरान आपका ख्याल ये था कि फ़ौज आगे बढ़ के आपके साथ मुज़ाकरात करेगी और कहेगी ठीक है हम डर गए हैं आपसे, आपने असम्बलियाँ तोड़ के हमें ये अरका दिया है, आपने हमें परेशान कर दिया है,
आएँ फिर बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। या मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी चादर अपने कंधे पर रख के आपके पास आ जाएंगे, और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी सिंधी टोपी लेके आपके पास आ जाएंगे, और मियाँ बरादरान जो है वह अपनी वेस्ट कोट पहन के या अपनी वेस्ट कोट हाथ में लेके आपके पास आ जाएंगे, और सारे आपके पास बैठ के कहेंगे जी हम डर गए आपसे, हम घबरा गए आपसे, और बताएं अब आपके मुतालबात क्या हैं, क्योंकि आपकी तवक्को तो शायद ये थी। लेकिन जब ये तवक्को पे पूरे नहीं उतरे तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर आपको बड़ी परेशानी हुई कि हमने आखिरी बम भी चला दिया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह से ली, ना पीडीएम को फ़र्क पड़ा बल्कि उल्टा हमें नुकसान हो गया। तो उसके बाद अब आपके पास स्वाय ट्रेंड चलाने के आपके पास कुछ नहीं बचता। तो दो ट्रेंड पीटीआई ने फौरी तौर पर स्टार्ट कर दिए, एक आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, क्योंकि आसिफ अली जरदारी इस मामले में कमज़ोर हैं कि उनका इमेज एक इस टाइप का है कि वो ज़ाहिर वो उनके बारे में कहा जाता है वो बंदों को मरवा भी सकते हैं, वो बंदों को उठा भी सकते हैं, वो बंदों को गायब भी कर सकते हैं। तो फौरी तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक कैंपेन चला दी गई और उससे कह दिया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब हमें कत्ल करवाना चाहते हैं। और साथ ही जो नए आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग शुरू हो गई, उनके भी ट्रेंड बनने शुरू हो गए। आप व्हाट्सएप खोल के देख लें, व्हाट्सएप के अंदर जो कुछ कहा जा रहा है, आप फेसबुक को खोल के देख लें जो कुछ फेसबुक के अंदर कहा जा रहा है, आप ट्विटर खोल के देख लें जो ट्विटर के अंदर कहा जा रहा है, और जो यूट्यूब आप देख लें जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बन रही है, जो शॉर्ट्स बन रहे हैं, और वो अपने मुंह से शॉर्ट्स बोल रहे हैं कि अब इमरान खान साहब चाहते क्या हैं। मुझे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि इस गलियों में, सड़कों पे इमरान खान साहब को अमन सूट नहीं करता। जब भी उन्हें नज़र आता है कि कहीं ना कहीं मुल्क चल रहा है, कोई गाड़ी सीधी होनी शुरू हुई है या स्टार्ट होनी शुरू हुई है, तो वो फौरी तौर पे चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तसादम हो जाए, तशद्दुद हो जाए और सब पूरा मुल्क बंद हो जाए। और मुल्क बंद होने के बाद क्या किया जाए, सारे इदारों के सरबराहों को तब्दील कर दिया जाए, तो मेरी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ पर तैनात कर दिया जाए, और उसके बाद एक इलेक्शन करवाया जाए या ना करवाया जाए, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और उस पर मुल्क का क्या बिगड़ता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो तेज़ी से इस टाइप के ट्रेंड बनाए जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब इस मुल्क को वाकई तबाह करना चाहते हैं। मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनका फ़ैन था, मुझे उनसे हमदर्दी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद आदमी थे पाकिस्तान में, या ये आखिरी आदमी थे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के स्टेटस को तोड़ सकते थे, जो पुरानी जो रवायती पार्टियाँ हैं उन सब को अपनी जगहों से हिला सकते थे, जो उनको ठीक कर सकते थे। ये वाहिद आदमी, वाहिद सियासतदान थे जो पूरी आवाम को अपने साथ जोड़ सकते थे और उनसे काम ले सकते थे। ये पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो यूथ को मोबिलाइज़ कर सकते थे और यूथ को बाकायदा एक्टिव बना कर सकते थे। और ये पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो पूरी दुनिया के सरबराहों को या इंटरनेशनल फोर्सेस को कायल कर सकते थे, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में क्रिज्मा है, ग्रेंजर है इनका। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को नाराज़ कर दिया, बदकिस्मती से इन्होंने नौजवानों को मायूस भी कर दिया और साथ साथ उन्हें बदतमीज़ भी बना दिया। अब कोई शख्स इस मुल्क के अंदर सेंस की, अकल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और साथ साथ इन्होंने जो सियासी जमातें थी उनके स्टेटस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। उनकी अगर फैमिली पॉलिटिक्स अगर उनके अंदर डैमेज हो रही थी, मर रही थी, तो उन्होंने दोबारा उनको ज़िंदगी दे दी, और इसके साथ साथ वो स्टेटस को जो वक्त के साथ साथ गिर रहा था इन्होंने दोबारा उसको मजबूत कर दिया। अब आप देख लें हालत पाकिस्तान की, माशी तौर पे हम मेल्ट डाउन हो रहे हैं, सियासी तौर पे हम मेल्ट डाउन हो रहे हैं, माशरती तौर पे हम मेल्ट डाउन हो रहे हैं, और पाकिस्तान की अखलाकियात भी मेल्ट डाउन हो रही है। यानी अखलाकी तौर पे कमज़ोर, सियासी तौर पे कमज़ोर, माशी तौर पे कमज़ोर और समाजी तौर पे कमज़ोर। और ये जो पाकिस्तान इस टाइप का है, ये किसको सूट करता है? मेरा ख्याल है ये दुश्मनों को सूट करता है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सूट नहीं करता। तो मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि मुल्क की चूल्हें हिल चुकी हैं, अब अगर आप वाकई ही इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो मेहरबानी फरमा के इस टाइप की पोलराइजेशन ना करें, ना लेके जाएं सोसाइटी को उस लेवल पे कि जहाँ पे लोग दस्तों गिरबान हो जाएं, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो मुल्क के साथ साथ आप भी ज़िंदगी में या इस मुल्क में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि मुल्क सारा तबाह हो जाए, लोग लाठियाँ लेके, तलवारें लेके, खंजर लेके, राइफलें लेके गलियों में निकल आएँ, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, और फिर सब लोग पकड़ के आपको कंधों पे उठा के आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें। सर ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में, कभी भी याद रखिएगा। हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान तोड़ा था, उन्होंने बांग्लादेश बनाया था, और उन्होंने बाकायदा बंगला कौम को इकट्ठा करके इस एक मुतहिदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई थी, और तहरीक चलने के बाद बांग्लादेश बन गया था, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान साहब को पूरी फैमिली समेत ढाका में उनके घर में कत्ल कर दिया गया था।
सिर्फ उनकी एक बेटी बची थी जो उस वक्त ज़ाहिर है यहाँ पे थी नहीं, और वो उनके फादर ऑफ नेशन होते थे। वो शख्स थे जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था। जब बन गया तो उसके बाद बंगालियों को महसूस हुआ कि ये वो मुल्क नहीं था जो हम बनाना चाहते थे और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होगी, और अल्टीमेटली फिर उनको उनके घर के अंदर कत्ल कर दिया गया था। ये क्यों ऐसा हुआ था? उसकी वजह यह कि जब आप हजूम को लीड करते हैं तो हजूम की तवक्कुआत आपसे बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो जाती है। लोग अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं इस उम्मीद पे कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो इनके ज़ख्मों पे मरहम रख दिया जाएगा, उनके ज़ख्मों की तालीफ़ हो जाएगी। लोग आपके पीछे इसलिए चल पड़ते हैं कि हम एक नई डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं। लोग अपने घर छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी जॉब छोड़ देते हैं, अपने कारोबार छोड़ देते हैं इस उम्मीद पे कि ये जो नया पाकिस्तान बन रहा है, ये जो नया मुल्क बन रहा है, ये जो जमहूरियत का सफ़र है, ये फ्रूटफुल साबित होगा। लेकिन जब वो मंजिल के करीब पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो हमारा नया रहनुमा है ये पुराने रहनुमाओं से ज़्यादा बदतर है। इसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि जिसकी हमें तवक्को थी, और अल्टीमेटली फिर वही होता है कि वो जो लीडर है वो अपने ही आवाम के हाथों कत्ल हो जाता है, वो अपने ही आवाम, अपने ही कारकुनों के हाथों मारा जाता है। तो याद रखें कि अगर पाकिस्तान को कुछ हो गया तो ये लोग या इमरान खान साहब खुद भी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप मुल्क को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। और मैं अक्सर यकीन करें कि जब मैं लोगों से गुफ्तगू करता हूँ तो उसके बाद सर के ऊपर ऐसे ऐसे मारता रहता हूँ कि यार ये लॉजिक्स कहाँ हैं, क्योंकि लॉजिक्स तो चले गए हैं। जिस शख्स से पूछे वो कहता जी ये चोर है, मैं कहता हूँ हाँ हो गए चोर। तो इन चोरों को इमरान खान साहब 3.5 साल में सज़ा क्यों नहीं दे सके? वो ये कहते हैं जी इनके हाथ बंधे हुए थे। तो मैंने कहा वो हुक्मरान किस चीज़ के जिनके हाथ बंधे हुए थे? केसेस आपके शहजाद अकबर साहब ने बनाए थे, और उन केसेस को साबित शहजाद अकबर साहब और उनके वकला ने और नैब ने करना था। नैब आपके पास थी, शहजाद अकबर साहब आपके अपने साथी थे, अदालतें आपकी थी, जजेस ने आपको सपोर्ट किया था, जजेस आपको सपोर्ट करते थे, जजेस आज भी आपको सपोर्ट करते। तो आपने अपने केसेस का फैसला क्यों नहीं करवाया? उसकी वजह यह है कि उन केसेस में था ही कुछ नहीं, या जो आपने केस बनाए थे उसके पीछे सबूत ही नहीं थे कोई। हो सकता है केस सही हो, लेकिन अगर आप सबूत ही ठीक नहीं बनाएंगे तो कैसे सज़ा हो सकेगी? देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के खिलाफ जो केस बने थे उसमें 100 गवाह डाल दिए गए थे। अब मुझे बताइए, शहजाद अकबर साहब ने और उनके साथियों ने जब 100 गवाह शामिल कर दिए एक मुकदमे में, तो उस मुकदमे का फैसला इस ज़िंदगी में कैसे हो सकता है कि जब भी एक गवाह नहीं आएगा तो ज़ाहिर अगली तारीख पड़ जाएगी, जब एक गवाह मुनरफ हो जाएगा तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। तो आपने जानबूझ के एक ऐसा केस बनाया जिसके अंदर 100 गवाह डाल दिए गए कि ताकि अगले 70 साल तक इस केस का फैसला ना हो सके। तो ये आपने किया था, या मियाँ शहबाज शरीफ ने किया था, या ये आपके खिलाफ साजिश हुई थी, या एस्टैब्लिशमेंट ने किया था? किसने किया था? तो शहजाद अकबर साहब तो आपके अपने साथी थे, और वो हमेशा डॉक्टर रिजवान साहब का जिक्र करते हैं जो मरहूम है। ज़ाहिर है डॉक्टर रिजवान साहब भी आपके पास थे। यानी उस दौर में हुआ ये था कि एक पैरेलल FIA बना दी गई थी, और उस FIA का जो असल FIA उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। लाहौर के अंदर एक FIA का दफ्तर खोल के वहाँ पे लोगों को तैनात करके उनसे ये काम लिया जाता था, और DG को इसके बारे में पता ही कुछ नहीं होता था कि मेरा लाहौर का ऑफिस कर क्या रहा है। एक पैरेलल FIA थी, और उस पैरेलल FIA का कमाल देख लें कि अगर मियाँ शहबाज के खिलाफ केस बना तो उसके अंदर 100 गवाह थे। तो इसका मतलब ये कि आपकी नीयत नहीं थी कि आप इन केसेस का फैसला करवा सकते। सेम इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब के केस यहाँ पे चल रहे थे। मैंने बाकायदा जिक्र किया और कई बार जिक्र किया, आज मैं फिर ऑन कैमरे के सामने कर रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जब PDM बनाई गई तो इमरान खान साहब ने कहा जनरल फैज़ साहब को, जनरल बाजा साहब को कि PDM को कमज़ोर कर दें या तोड़ दें। तो जनरल फैज़ साहब ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि PDM इनएक्टिव हो जाए, ये ख़त्म हो जाए या ये कमज़ोर हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि हमें आसिफ अली जरदारी साहब को रायतें देनी पड़ेंगी। और ये बाकायदा इसके अंदर PTI के अपने वुज़रा बैठे हुए थे। तो इमरान खान साहब ने कहा दे दें रायतें, और उसके बाद जनरल फैज़ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को रायतें दे दी। फिर आसिफ अली जरदारी साहब की ज़मानत हो गई। आसिफ अली जरदारी साहब ज़मानत के बाद इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट हो गए, अपने घर चले गए। उनके केसेस जो थे वो यहाँ पड़े रह गए। फिर उनकी कुछ जो तफ्तीश थी वो कराची चली गई, और वहाँ पे वो सारे केस ख़त्म हो गए। तो ये फ़ैसला आपने खुद किया था। आज आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं आप, लेकिन उस वक्त आसिफ अली जरदारी को रायतें दी गई थी, और वो रायतें मैं आपको ऑन कैमरा आपके सामने कह रहा हूँ। जनरल बाजा साहब भी कह रहे हैं, जनरल फैज़ साहब भी कह रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब ने कहा था, आपके कैबिनेट के अपने वुज़रा कह रहे हैं। तो उस वक्त आपको चाहिए था कि आप आसिफ अली जरदारी, जिनके खिलाफ आज आप ट्रेंड चला रहे हैं, आप उनके खिलाफ फैसला करवा लेते। और क्योंकि आपके केस कमज़ोर थे,
या उन केसेस की बुनियाद पे आपने बारगेनिंग की थी, तो उसके बाद ज़ाहिर है केसेस का फैसला नहीं हो सका। तो ये एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान के अंदर कि हम मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, और इतना ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं कि अब उसका नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये पाकिस्तान चले तो खुदारा इन ट्रेंड्स को बंद करें, इनको बंद करें। इससे कोई सलूशन नहीं निकलेगा, इससे गली गली के अंदर जंग शुरू हो जाएगी, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को मारना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग गाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दें, दूसरों पर हमला करना शुरू कर दें, कोई शख्स किसी घर में महफूज ना रहे, तो फिर ठीक है। और उस खाना जंगी के एंड पे, आखिर पे, अगर आपका ख्याल ये है कि आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या प्रेसिडेंट बन जाएंगे या आप एक इनकलाबी लीडर बन जाएंगे, तो याद रखें कि शेख मुजीबुर रहमान का भी यही ख्याल था। दुनिया में इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिसमें लोगों ने यही सोचा था कि हम जब लीड करेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को या पूरे मुल्क को बदल देंगे, लेकिन क्या हुआ? उसके बाद एक हश्र हो गया सबका। तो पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इस किस्म के ट्रेंड्स रोकने होंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ना चले तो फिर ज़ाहिर है ये ट्रेंड भी बनते रहेंगे, फिर ये पोलराइजेशन भी होती रहेगी, फिर गलियों गलियों में खून भी बहता रहेगा, फिर सब भाई एक दूसरे से दस्तों गिरबान भी होंगे। लिहाजा आज मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब PTI या उनके वर्कर या उनके साथी इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर रहा।